नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसी में हमारी जो अगली कहानी है वह है कोसी का घटवार। तो आज हम इस कहानी का हमने मूल पाठ अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम इसका तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। इस कहानी से यानी जो हमारी कोसी का घटवार कहानी है, इससे जो भी जुड़े हुए तथ्यों हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चल देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं जो हमारी कहानी है कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी जी की कहानी है। तो कहानी के तथ्यों को जानने से पहले हमें जो लेखक है उसके तथ्यों के बारे में, कुछ से जुड़े हुए तथ्य हैं, लेखक के बारे में जो जानकारी है वो हम देखते हैं। और हम शेखर जोशी जी की बात करें तो ये हमारे नई कहानी के कहानीकार हैं, यानी जो शेखर जोशी हैं वो नई कहानी के कहानीकार हैं। और दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो वो है कि पहाड़ी इलाकों की गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, उत्पीड़न, यातना, प्रतिशोध, उम्मीद और नाउम्मीदी से भरे औद्योगिक मजदूरों के हालात, शहरी कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जात से जुड़ी रूढ़ियां, ये सभी उनकी कहानियों के मुख्य विषय रहे हैं। यानी दोस्तों, हम शेखर जोशी जी की बात करें तो ये मात्र एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने सिर्फ कहानियां ही लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे। यानी शेखर जोशी का जो कथा साहित्य है वो सिर्फ कहानियों में ही है। तो उनकी कहानियों का विषय अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, पहाड़ी इलाकों की गरीबी। तो दोस्तों, पहाड़ों से जुड़ाव उनका ऐसे था कि उनका जो जन्म है वो देहरादून से है, यानी वो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। और उत्तराखंड का जो भूगोल है तो उसमें हमें पहाड़ी, नदी ये देखने को मिलेगा। तो वो पहाड़ी लोगों की जो जीवन होता है उसकी कठिनाइयों को दिखाते हैं कि गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, उत्पीड़ना, यातना, प्रतिशोध, ये सभी मुख्य रूप से। और साथ ही औद्योगिक जो मजदूर होते हैं उनकी क्या हालत है, शहरी और कस्बों में जो निम्न वर्ग है उसका सामाजिक नैतिक संकट, धर्म और जाति, ये सभी अगर बिंदु हम देखें तो उनकी कहानियों से हमें मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करें तो फिर है उनकी कहानी संग्रह। अगर हम इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह है, शेखर जोशी जी का पहला कहानी संग्रह है वो है कोसी का घटवार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। फिर है हमारा साथ के लोग, इसका प्रकाशन वर्ष 1978 है। फिर है हमारा हलवाहा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1981। फिर है हमारा मेरा पहाड़, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1989। फिर है हमारा नौरंगी बीमार है, इसका प्रकाशन वर्ष 1990। फिर है हमारा डांगरी वाले, इसका प्रकाशन वर्ष 1994। फिर बच्चे का सपना, इसका प्रकाशन वर्ष 2004। और जो अंतिम है उनका कहानी संग्रह वो है आदमी का डर, इसका प्रकाशन वर्ष 2011। यानी इनके हम कहानी संग्रह की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि कोसी का घटवार जो सबसे पहला कहानी संग्रह उनका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। और सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। तो जो हमने ये बातें देखी ये तो हमारी जो शेखर जोशी जी से जुड़ी हुई थी। अब हम आते हैं अपनी कहानी पर। अब हम दोस्तों अपनी कहानी की बात करें तो हमारी कहानी से हम पहला बिंदु देखेंगे कि इस कहानी संकलन में 10 कहानियां हैं। यानी जो कोसी का घटवार कहानी है, इसी नाम से उनका एक कहानी संग्रह भी निकला जो हमने पहले देखा। तो उनका जो पहला कहानी संग्रह है इसी का नाम है कोसी का घटवार। और इसमें कुल कितनी कहानियां हैं तो 10 कहानियां हैं। यानी जो उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार है, इसमें मुख्य रूप से 10 कहानियां हैं। दोस्तों, मैं जो एक एक बात को अगर दो दो बार बोल रहा हूँ या जिस पर जोर दे रहा हूँ तो समझिए कि वो इम्पोर्टेंट है और वो हमारे क्वेश्चन में आ सकती है। यानी जो कोसी का घटवार जो हमारा कहानी संग्रह है, इसमें कुल कहानियाँ कितनी हैं तो 10 कहानियाँ हैं। उन 10 कहानियों के हम शीर्षक देखेंगे जिस प्रकार हैं। पहला कहानी संग्रह है उसमें दाज्यू। ठीक है दोस्तों, दाज्यू जो कहानी है इनकी पहली कहानी भी है और ये बहुत उनकी फेमस कहानी रही है हिंदी साहित्य में, अगर आपने पढ़ी हो। दूसरी कहानी है वो है उस्ताद। फिर है हमारी कविप्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियाँ, किकरोम जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरियाँ, पद्मा की वो कहानी, सुबह दीदी और बदबू। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी जो कुल कहानियाँ हैं वो 10 हैं और एक हमारी जो कोसी का घटवार, यानी ये कुल मिला के 11 कहानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी बदबू कहानी है इसका
अगर हम देखें तो इसका संकलन जो डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं उन्होंने भी किया है। तो जो राजेंद्र यादव हैं उनकी जो कहानी है एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह, उसमें भी इस कहानी का संग्रह उन्होंने किया है। अब हम इस कहानी संग्रह में उन्होंने एक अपनी भूमिका दी थी। अगर हम इस भूमिका की बात करें, इसे पूर्व कथन नाम से उन्होंने दिया था, तो इसमें है कि पिछले 2-3 वर्षों में लिखी गई कहानियों में से कुछ कहानियां इस संग्रह में दे रहा हूँ। यानी वो कहते हैं जब उनका यह कहानी संग्रह प्रकाशन हुआ तो कहानी संग्रह के प्रकाशन में ही उन्होंने अपनी कुछ भूमिका रखी, यानी कुछ अपना पूर्व कथन रखा उसमें कि 2-3 वर्षों में लिखी गई कहानियों में से कुछ कहानियां इस संग्रह में दे रहा हूँ। इनमें से अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि औद्योगिक अथवा पर्वतीय जीवन की रही है। यानी जो इस कहानी संग्रह में जो कहानियां हैं उनमें से मैं जो 2-3 कहानी दे रहा हूँ, जो कहानियां मैं अभी ये दे रहा हूँ, इनमें से अगर इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या है इसमें, औद्योगिक अथवा पर्वतीय जीवन। मेरे सम्मुख इसके 2 कारण हैं। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में औद्योगिक संस्थाओं की जो भूमिका रहेगी वो आज के बिखरते ग्रामीण जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन आज भी समसामयिक कथाकारों एवं कथा साहित्य के आलोचकों का ग्राम कथा के प्रति जो आग्रह है उसका अंश मात्र भी औद्योगिक जीवन के प्रति नहीं दिखाई देता। यानी उन्होंने अपनी जो पूर्व कथन है उसमें कहा है कि जो आज के कथाकार हैं, जो अभी जो समकालीन जो कथा साहित्य जो आलोचक हैं, लेखक हैं, अगर उनमें देखें तो जो ग्राम की कहानियां हैं, जो ग्राम कथा को लेकर चलती हैं, उनको तो महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र से जीवन से जुड़े हुए जो मजदूर हैं और जो लोग हैं उनके जीवन को कोई नहीं दिखा रहा है, जबकि इनको भी दिखाना चाहिए। पर्वतीय प्रदेश के प्रति अपनी निजी आत्मीयता तथा उर्वर कल्पना वाले लेखकों द्वारा पर्वतीय नारी के अयथार्थ और बीभत्स चित्रण ने इस दिशा की कहानियों को लिखने की प्रेरणा दी है। आश्चर्य है कि आर्थिक दैन्य के अभिशाप में पले हुए कुछ पर्वतीय कथाकारों को भी इस कुत्सित प्रचार में सहायक होने की अपेक्षा उसकी अन्य कोई समस्या नहीं दिखलाई दे। इन कहानियों की रचना में स्टडी सर्कल तथा कल्चरल फोरम दिल्ली एवं परिचय प्रयाग के मित्रों, साहित्यिक अग्रजों का जो स्नेहपूर्ण सहयोग मिला है उसके लिए उनका आभारी हूँ। यानी इन कहानियों का जब संकलन हो रहा था, जब प्रकाशन हो रहा था, उसमें उन्होंने किसकी बात की है, तो इस कहानियों की रचना में स्टडी सर्कल और कल्चरल फोरम दिल्ली और परिचय और प्रयाग के जो मित्र हैं उनके द्वारा ही इसका उन्हें सहयोग मिला था। आभारी हूँ उन परिस्थितियों एवं व्यक्तियों का जो मेरे संवेदन को तीव्रतर बनाने में सहायक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने भूमिका देखी। अब हम नेक्स्ट बात करें इस कहानी से जुड़े हुए बिंदु की, तो फिर है कि यह कहानी हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली कल्पना पत्रिका में 1958 में प्रकाशित हुई थी। यानी दोस्तों सबसे पहले ये कहानी किसमें प्रकाशित हुई, तो ये हैदराबाद से जो हमारी कल्पना पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी रहे थे, तो इसी पत्रिका में 1958 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी फ्लैशबैक पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई है। जैसा कि मैंने दोस्तों जब हमने कहानी का मूल पाठ किया था कोशिका घटवार का, तो मैंने आपको बताया था कि जो कहानी का नायक है गोसाई, वह अपने जीवन की पिछले जीवन में घटित हुई घटनाओं को ही याद करता है, उन्हीं की में चर्चा की गई है। तो ये कहानी फ्लैशबैक में लिखी गई है पूर्व दीप्त शैली में। इस कहानी में प्रेम की व्यथा, समाज के परिदृश्य और जीवन की परिचायिका को दिखाया गया है। कहानी की मूल संवेदना अकेलेपन से भरा हुआ जीवन, गरीबी और दरिद्रता का उल्लेख है। यानी जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि गोसाई है वो अपने फौज से रिटायर होने के बाद, सर्विस खत्म होने के बाद, उसने अपने गांव में ही आकर, गांव से बाहर दूर कोसी नदी है उसी के अपने घाट पर, वहाँ उसने चक्की लगा ली है और उसी में अपनी पिसाई करता है और अकेला रहता है। और वो इसमें हमने कहानी में देखा था कि वो अपने अकेलेपन की भी उसमें चर्चा करता है। इस कहानी में कुल 12 पात्र हैं, लेकिन कहानी मुख्य रूप से 2 पात्रों पर केंद्रित है। यानी वैसे तो इस कहानी में कुल अगर पात्रों की बात करें तो 12 पात्र हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से इसके 2 ही पात्र हैं जिनके ऊपर कहानी चलती है, जिनमें गोसाई और लक्ष्मा हैं। जो गोसाई और लक्ष्मा हैं, कहानी का पात्र गोसाई सिंह एक भूतपूर्व सैनिक नायक है। यानी जो कहानी का हमारा नायक है वो मैंने बताया कि गोसाई है, जो भूतपूर्व सैनिक है। कहानी के मुताबिक गोसाई
सिंह फौज से रिटायर्ड होने के बाद कोसी नदी के किनारे एक घट लगवा लेता है। कहानी के मुताबिक गोसाई सिंह गांव की लक्ष्मा से प्यार करता है, लेकिन जब लक्ष्मा की शादी किसी दूसरे युवक से हो जाती है तो गोसाई सिंह टूट जाता है। कहानी में लक्ष्मा गंगनाथ जी की कसम खाती है। यानी ये दोस्तों वो बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कहानी से जुड़े हुए। ये आपको पूछ देगा अगर किसी क्वेश्चन में 4 पॉइंट इन्हीं में से दे देगा कि इनमें से कौन सा बिंदु कहानी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट हमारे कहानी में जो लक्ष्मा है वो किसकी कसम खाती है, तो वो गंगनाथ जी की कसम खाती है। सूखे की स्थिति का भी जिक्र है इस कहानी में। महल व दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख है। यानी गोसाई बार बार महल और दाड़िम के पेड़ हैं उन्हीं की चर्चा करता है, और उल्लेखित स्थान है तो वो है हल्द्वानी और गंगनाथ। ये दो इस कहानी में प्रमुख स्थान आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि उसकी जो चक्की है और जो इस कहानी में जो ध्वनि बताई गई थी, तो इनसे हमारे जो नेट का पिछला एग्जाम हुआ था दिसंबर जो जून 2024 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से इन जो ध्वनियाँ हैं इनको मिलान कीजिए। तो जो खस खस की ध्वनि है वो पाट की आवाज़ की थी, छिछेर छिछेर मथानी की आवाज़ थी, और छप छप पानी में जब वो घुसाता तो उसके पैरों की आवाज़ थी, और किटकिट जो है वो खप्पर से दाना गिराने वाली चिड़िया की आवाज़ थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कहानी में आए हुए जो पात्र हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला पात्र तो हमारा गोसाई सिंह है जो कहानी का नायक भी है। तो गोसाई सिंह से जुड़े हुए तथ्यों को देखें तो ये एक पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे घट यानी गेहूं पीसने की एक व्यवस्था है, यानी चक्की लगाई हुई है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी पैंट पहनने की इच्छा लेकर फौजी में भर्ती होने गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ था कि इन्हीं जो गोसाई सिंह है इसके गांव के एक फौजी थे धर्म सिंह, जब वो अपने गांव आए तो उन्हीं के कपड़ों को देखकर, उन्हीं की फौजी वर्दी को देखकर, पैंट को देखकर उसके मन में लालसा हुई कि वो भी ऐसी पैंट पहनेगा, और यही इच्छा लेकर वो फौज में गया था। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने पर पता चलता है। यानी उसे लक्ष्मा की शादी की खबर किसके द्वारा होती है, तो उसी के कैंप में एक किशन सिंह सिपाही है, वही चर्चा करता है, उसी के द्वारा उसे पता चलता है। 15 साल बाद वैशाख के महीने में लौट कर आता है। यानी वो जब अपने सर्विस से वापस होकर आता है तो 15 साल बाद अपने गांव लौटता है। और दूसरी पात्र हमारी लक्ष्मा कहानी की, तो वो गोसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में वो विधवा हो चुकी है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारे राम सिंह, लक्ष्मा का पति है राम सिंह। किशन सिंह की बात करें तो ये उसी की बटालियन में या उसी की जो कैंप है उसमें सिपाही है। उमेद सिंह दूसरे घट वाला है, यानी उसी जो गोसाई सिंह घट चलाता है उसी के ऊपर एक और घट लगा हुआ है कोसी नदी पर, तो उमेद सिंह दूसरे घट वाला है। हवलदार धर्म सिंह इन्हें ही देखकर फौज में गया था, यानी इन्हीं की पैंट को देखकर वो फौज में गया था। और एक नरसिंह प्रधान है जो ऐसे ही बातों में चर्चा आती है कि नरसिंह प्रधान है गांव के, वो कहते हैं कि गांव के लोगों में जो लड़के हैं वो गोसाई को देखकर ही टोपी पहनने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस कहानी के प्रमुख उद्धरण की बात करेंगे, यानी प्रमुख पंक्तियां कहानी में इस प्रकार हैं। तो बोलिए हम बात करें तो पहली है हमारी कि सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौटा तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े किसान के थैले देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। नेक्स्ट है हमारी पंक्ति कि जिसके आगे पीछे भाई बहन, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। यानी जब गोसाई ने अपनी शादी की बात चलाई थी लक्ष्मा के पिताजी से, तो उन्होंने कहा था कि जिसके माँ बाप भाई बहन घर परिवार नहीं है उसको, और वो फौज में है, बंदूक की नोक पर जान रखने, नाक पर जान है उसकी, उसे हम अपनी बेटी कैसे ब्याह दें। नेक्स्ट है हमारी कि पिछले बैसाख में ही वो गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। तो ये गोसाई के संदर्भ में है। गंगनाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था।
वर्षों से वो सोचता आया है कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वो गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। और हमारी नेक्स्ट पंक्ति है कि कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया था। फिर नेक्स्ट है जो गोसाई लक्ष्मण से कहता है कि दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला, कितना कमाया कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब पर क्या फायदा किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की बात क्या है, पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये गोसाई कहता है लक्ष्मण से। और नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी, पेट का क्या है घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए, अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। ये लक्ष्मण कहती है गोसाई से। नेक्स्ट पंक्ति हमारी तो घर के अंदर काट की चिड़ियां अब भी किट-किट आवाज कर रही थीं। चक्की का पाट खिसिर-खिसिर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो ठीक है दोस्तों, यहीं हमारी ये कहानी समाप्त होती है। तो जितने भी कहानी से जुड़े हुए तथ्य थे उनकी मैंने चर्चा कर दी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट